नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 6 में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवालों को आपके साथ कवर करने जा रहे हैं। ये जितने भी सवाल आज आप इस वीडियो में देखेंगे, ये पिछले 2-3 महीने में पूछे गए सवाल हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, ताकि आप भी हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की तरह इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। इन्वेस्टर्स विशिंग टू ओपन अकाउंट विद डिपॉजिटरी हैव द फॉलोइंग बेनिफिट्स और चॉइसेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट, कैन सेलेक्ट द डीपी बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स कन्वीनियंस, कंफर्ट, service level, safety, reputation and charges, etc. Second, have flexibility to open more than one account with the same DP or any other DPs. 3, can close an account anytime with one DP and open another with any other DP. तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और दोस्तों, आप देखेंगे कि NISM का पैटर्न में अब इस तरह के सवाल बहुत आने लग गए हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन तो दिया जाता है, उसके साथ साथ 3-4 ऑप्शन दे देते हैं और फिर जो है सही सवाल पूछा जाता है कि इन ऑप्शन में से बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर डिपॉजिटरी में अपना अकाउंट खोलता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं उसको मिलेंगे। एक तो ये रहेगा कि इन्वेस्टर को कन्वीनियंस रहेगा कि वो जहाँ पे चाहे वहाँ पे अपना अकाउंट खोल सके। दूसरा, अगर वो चाहे तो सेम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ जो है वो एक से अधिक अकाउंट खोल सकता है। तीसरा, अगर वो चाहे तो किसी भी एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के वहाँ अकाउंट को क्लोज करके दूसरे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ ये अकाउंट को चालू कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन डी होगा, 1, 2 एंड 3। अगर इस तरह के आए सवाल तो आप आराम से जवाब दे पाएंगे, बट यहाँ पे जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेट इसलिए होती है कि ज़्यादातर जो है ये तीनों करेक्ट नहीं होते हैं, उसमें से एक या दो ही अकेले करेक्ट होते हैं। और वहाँ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कॉन्सेप्ट में जो है क्लैरिटी हो। और अब आप पूछेंगे कि कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाएं, कहाँ से हम पढ़ें, कौन सा स्टडी मटेरियल से पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियली कहा जाता है कि आपको NISM सीरीज 6 का जो PDF मिलता है उसे पढ़ना चाहिए, बट मैं जानता हूं कि उसके जो लैंग्वेज है बहुत टफ है और उसे जो है एक बार में पढ़ के निकालना बहुत ही मुश्किल है एग्ज़ाम को। वहीं पे अगर आप 3-4 महीने से उस किताब को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम को जब देंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो तरीका जिससे कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें, और वो है www.mocktestchannel.com। दोस्तों, जैसे ही आप mocktestchannel.com की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको नीचे मिलेगा NISM सीरीज 6 का कोर्स। अगर आप ये NISM सीरीज 6 के कोर्स से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसको सिंपल लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। और इससे अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकेंगे। और वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पे हमने NISM सीरीज 6 का मॉक टेस्ट भी दे रखा है, जहाँ पे जो लगातार रिपीट हुए सवाल हैं उसको भी यहाँ पे हमने कवर किया है। बट मैं आपसे कहूँगा कि केवल मॉक टेस्ट देकर जो है आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। भले आप बहुत सारे वीडियोस देख लें, बट यहाँ पे आपको चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, वो है कि आप सारे चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से बैठ के समझ लें। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे जो है NISM सीरीज 6 का जो है हम लोगों ने एक PDF भी तैयार किया है, जो कि NISM सीरीज 6 का जो लेटेस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेट्स हैं उसको कवर करता हुआ है। तो मई 2023 तक जितने भी सवाल इस साल रिपीट हुए हैं वो सभी आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पे जो नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। ये जो PDF के लिंक के अलावा ये जो कोर्स है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, तीनों का ही लिंक मैंने आपको दे रखा है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के अंत में आप वहाँ जाके चेकआउट करें। और अगर आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं वो भी पहले अटेम्प्ट में, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पैक करें। मैं रिसेंटली NISM 6 पास किया हूँ और आई रियली वांट टू से थैंक यू कि आपकी वीडियो के हेल्प से मैंने NISM 6 क्लियर किया। थैंक यू सो मच। आपका वीडियो इतना क्लैरिटी पे था, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि मैं बहुत ही इजीली क्लियर किया हूँ विद 83%। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विथ अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वेदर ट्रू और फॉल्स।
अगर कोई फॉरेन बैंक अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल ले लेता है तो क्या वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकता है या नहीं? और इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रू। अगर आरबीआई का परमिशन है तो फॉरेन बैंक भी यहाँ पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की तरह काम कर सकता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऑफ द बिलो ऑप्शंस व्हिच पर्सन और एंटिटीज कैन रजिस्टर एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? इनमें से कौन जो है एलिजिबल है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए? ऑप्शन दिया है, फर्स्ट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, 2 स्टॉक ब्रोकर्स, 3 रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो क्या लगता है दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे आप देखें कि इस तरह के सवाल में एक कोई गलत भी हो सकता है इसमें से 2 ही सही हो, तो बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन्स आ सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। बट वहीं पे अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप जानते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है किसी को एलिजिबल नहीं बनाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। वहीं पे आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक ब्रोकर है या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है या एनबीएफसी है तो ये सभी जो पार्टीज हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए एलिजिबल है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैज टू कंफर्म और रिजेक्ट अ डीमैट रिक्वेस्ट विद इन डैश डेज। अगर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के पास कोई डीमैट रिक्वेस्ट आती है तो उसके पास कितने दिन का टाइम होता है उस रिक्वेस्ट को कंफर्म या रिजेक्ट करने के लिए? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 20 डेज, डी 30 डेज। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 डेज। 15 डेज का टाइम रहता है जिसमें उन्हें डिसाइड करना रहता है कि इस रिक्वेस्ट को जो है हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डैश वेरीफाइज एंड इंश्योर्स दैट सिक्योरिटीज टू बी प्लेस्ड एक्सिस्ट इन प्लेजर्स अकाउंट। कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सिक्योरिटीज को प्लेज करना चाहता है तो वो सिक्योरिटीज उसके अकाउंट में है भी या नहीं, ये कौन चेक करेगा? ऑप्शन दिए हैं, ए सीडीएसएल और एनएसडीएल, बी डिपॉजिटरी, सी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डी प्लेजी। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो वेरीफाई करेगा कि आपके पास सच में सिक्योरिटीज है भी जो आप प्लेज करना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फॉर बीएसडीए अकाउंट दोस्तों एक तरह से सरकार की पहल है जिससे कि और ज़्यादा लोगों को जो है हम डिपॉजिटरीज में ला सकें, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग्स और साथ ही साथ जो हमारी म्यूचुअल फंड की जो इंडस्ट्री है, जो डिपॉजिटरी की इंडस्ट्री है, उसमें हम लोग ला सकें। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको बाकी अकाउंट के कंपैरिजन में कम देना होता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अगर आप बीएसडीए अकाउंट में मैक्सिमम एएमसी आपको कितना देना पड़ेगा अगर आपके पास सिक्योरिटीज 1 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है, तो आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की जो अपर लिमिट या कैप कितनी है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है, ए ₹50, बी ₹100, सी ₹200, डी ₹500। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ₹100, यानी कि 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की भी अगर आप सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं तो मैक्सिमम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको बीएसडी अकाउंट में केवल ₹100 लगता है। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारी इकोनॉमी में अभी तक अगर डिपॉजिटरी सिस्टम या डीमैट अकाउंट से जुड़े नहीं हैं तो उनके लिए जो है ये इनिशिएटिव है ताकि और ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस इंडस्ट्री में बढ़े। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डिविडेंड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्वेस्टर्स यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। अगर कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहे तो इन सभी मोड में से कौन सा ऐसा मोड है जिससे कि वो अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती? ऑप्शन दिया है, ईसीएस, बी कैश, सी बोथ, डी नन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कैश। कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो कैश में नहीं पे करती है, वो बैंक अकाउंट में भले ही ट्रांसफर कर देगी बट कभी भी कैश में नहीं देगी। पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होता है और इसी वजह से कैश में जो है डिविडेंड को कोई कंपनी नहीं बांटती। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑकर्स व्हेन सिक्योरिटीज इशूड इन फिजिकल फॉर्म इज डैश and an equal number of securities are credited into the security holder beneficiary owner's account। तो दोस्तों डीमेटेरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डीमेटेरियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि पहले के टाइम क्या होता था, जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते थे या कोई कमोडिटीज खरीदते थे तो आपको जो है पेपर दिया जाता था, ये जो है आप 100 शेयर्स के मालिक हैं करके। बट जब डीमेटेरियलाइजेशन चालू हुआ, जब जो है सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होने लगी तो यहाँ पे जो है डीमेटेरियलाइजेशन करके एक प्रोसेस निकला जिसमें हमारे पास जितनी भी फिजिकल कॉपी या पेपर कॉपी होती है थी, सर्टिफिकेट जैसे हम कहते थे,
उसको जो है हमें अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ले जाना होता था और उसे वो जो है पूरी तरह से नष्ट या डिस्ट्रॉय करके उसके इक्विवेलेंट जितनी सिक्योरिटीज या शेयर्स हमारे पास हैं उसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट या फिर बेनिफिशियरी ओनर्स अकाउंट में वो क्रेडिट कर देता था। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज में सिक्योरिटीज का जो फिजिकल फॉर्म है उसके साथ क्या किया जाता है। ऑप्शन दिया है ए कैंसल्ड एंड स्टोर्ड, बी स्कैन्ड इन कंप्यूटर, सी डिस्ट्रॉयड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है पूरी तरह से। उसे कहीं स्कैन नहीं किया जाता, कैंसिल नहीं किया जाता, कहीं स्टोर भी नहीं किया जाता, पूरी तरह से नष्ट करके उतना ही इक्विवेलेंट जो है आपके शेयर्स को जो है बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन, कि इनमें जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस आपको मेंशन्ड है इसमें से कौन सा ऐसा कॉर्पोरेट ऑप्शन है जो कि नॉन कैश है। ऑप्शन दिया है ए बोनस इशू, बी इंटरेस्ट, सी डिविडेंड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है बोनस इशू। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड आपको पता है कि रुपीस में मिलते हैं, आपके अकाउंट में जो है कई बार क्रेडिट होता रहता है 10 रुपये 15 रुपये, और कहा जाता है कि आपका डिविडेंड जो है क्रेडिट हो गया है क्योंकि आपने कुछ शेयर्स जो है होल्ड किए थे। वहीं पे बोनस इशू क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक जो है शेयर था, वहीं पे अगर बोनस जो है इशू निकलता है कि हर एक शेयर वाले को एक और शेयर जो है कंपनी बांट रही है, तो कल जो है आपके पास एक शेयर की जगह 2 शेयर हो जाएंगे। तो वो जो भी डीलिंग होती है वो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, बट वहाँ पे आपको कैश नहीं मिलता बल्कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज जो है वो दी जाती हैं। तो बोनस इशू जो है वो एक नॉन कैश कॉर्पोरेट एक्शन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, विच एक्ट डील्स विद इशू अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू कंपनी मैनेजमेंट। कौन सा ऐसा नियम है या एक्ट है जिसमें इशू अलॉटमेंट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या अन्य बाकी एस्पेक्ट्स एक कंपनी मैनेजमेंट के बारे में दिया होता है। ऑप्शन है ए डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, बी SCRA 1956, सी सेबी एक्ट 1992, डी कंपनीज एक्ट 2013। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है द कंपनीज एक्ट 2013। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, वो लिख रहे हैं डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। जी नहीं, इसका जो राइट आंसर है वो है कंपनीज एक्ट 2013। और इसका जो है कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए क्योंकि ये जो है हम लोगों ने डेफिनेटली चैप्टर्स में जो है कवर किया है। तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को आपको गलत आंसर करके नहीं आना है। इसका जो राइट आंसर है वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो दोस्तों इसी के साथ जो है ये वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स के वीडियोस हैं जो कि आपको mocktestchannel.com पे मिलेंगे। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज ही जाके एनरोल करें। और हमारे जो भी यूट्यूब व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं खास उनके लिए एक कूपन कोड है FLAT100 FLAT100। अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो मेरी तरफ से आपको जो है एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो दोस्तों अभी इस वीडियो पे लाइक हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूँ आपको वीडियोस के अंदर।